तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हेडिंग है वो है बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो अगर मैं बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात करूं तो हमारा जो जर्नल का जो चैप्टर है, हमारा जर्नल के चैप्टर को हमने लगभग 9 से 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया और वहां पे जर्नल के हर फंडामेंटल पार्ट को हमने कवर किया। तो वहां ऑलरेडी बैड डेब्ट्स को बहुत अच्छे से मैं कवर कर चुका हूं। बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या होता है, बैड डेब्ट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और बैड डेब्ट्स रिकवरी का मीनिंग क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए हमने कुछ इलुस्ट्रेशन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि डायरेक्टली बैड डेब्ट्स से लिंक है तो यहां मैं जल्दी से बैड डेब्ट्स रिकवरी और बैड डेब्ट्स की मीनिंग और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक जल्दी से क्विक रिवीजन करूंगा और फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए ये है कि हमने आपसे ये कहा था वहां पे फंडामेंटल पार्ट में आपसे ये कहा था कि हमारी बुक्स के अंदर जो बैड डेब्ट्स है वो कभी भी पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने उस पार्टी को उधार माल बेचा था। एक ट्रांजैक्शन हुआ था, या तो उधार पैसे दिए थे या फिर उधार माल बेचा था। तो मान लीजिए मैंने उसे उधार माल बेचा, उस वक्त मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया होगा, देखिए उस वक्त मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ होगा, मान लीजिए वो मोहन नाम का आदमी है तो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये था, मैंने मोहन को डेबिट किया था, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये समझना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज से मैंने मोहन को डेबिट किया था जब मैंने उसको माल बेचा। यानी कि हमें ये समझना है, मैंने आपसे कहा कि बैड डेब्ट्स का ट्रांजैक्शन कभी भी पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे बुक्स में पहला ट्रांजैक्शन ऑलरेडी घटित हो चुका है। तो हमें पहले ये समझना है कि जो मोहन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था या मिस्टर एक्स के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था जिसका कि आज बैड डेब्ट्स हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है, उसकी वर्तमान में हमारी बुक्स में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वर्तमान में वो कहां खड़ा है, ये आपको समझना है। हालांकि बहुत डिटेल में आने वाले जो चैप्टर है जहां लेजर पोस्टिंग होगा, एक एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वहां का पार्ट है। फिर भी मैं मोटा मोटी आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगा कि जब हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था माल बेचने का, तो अब इस एंट्री के जो अल्टीमेटली इफेक्ट थे, दो जगह मैंने इस पे इफेक्ट दिया था। एक मैंने इफेक्ट दिया मेरे कहां पे, एक मैंने इफेक्ट दिया मेरा ट्रेडिंग पी&एल के अंदर। ट्रेडिंग पी&एल को मैं एक बार के लिए एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं। ट्रेडिंग पी&एल में क्या होता है, देखिए यहां मैंने बाई सेल्स करके, ट्रेडिंग मेरा अलग अकाउंट है, पी&एल मेरा अलग अकाउंट है, पर फिलहाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मेरे ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जिनको कि हम आगे कैरी नहीं करते हैं। ट्रेडिंग पी&एल में आने वाले अकाउंट के बैलेंसेस कभी भी आगे कैरी नहीं किए जाते हैं, हम उसी पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू समझ के उसको ट्रीट करते हैं। तो यहां पे मैंने कहा हमारे जो दो अकाउंट क्रिएट हुए, हमारे पास ये जो दो अकाउंट क्रिएट हुए हैं, इस अकाउंट के अंदर जो सेल्स वाला अकाउंट है, ये वाला जो अकाउंट है, इस अकाउंट को हमने एज ए रेवेन्यू ट्रीट किया था हमारी बुक्स में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। ये ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है, ये आप याद रखिएगा। अब सेकंड क्या हुआ, देखिए जो मेरी बैलेंस शीट थी, सेकंड इफेक्ट क्या था
मेरी जो बैलेंस शीट है, मेरी बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे दो कॉलम होते हैं, एक एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला कॉलम और एक होता है लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कॉलम। तो सेल्स के अकाउंट का तो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 22 साइड में डाल दिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया। मैंने ये माना कि ये 10,000 रुपये मुझे इनकम हो गई। और जो मिस्टर मोहन है वो मेरे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर डेटर्स की लिस्ट है। डेटर्स की लिस्ट का मतलब ये हो गया वो लोग जिनको कि हमने उधार माल बेच के रखा हुआ है और फ्यूचर में ये लोग हमें पे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बैड डेब्ट्स की सूचना होगी उस टाइम, उससे पहले हमारी बुक्स में स्थिति क्या है। एक अकाउंट को हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या हो सकता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने पीएनएल में, ट्रेडिंग पीएनएल में डाला और जो डेटर्स की लिस्ट में है यहां पे मोहन का नाम का एक अकाउंट 10,000 रुपीज से ऑलरेडी हमारे पास खड़ा होगा, एसेट्स में खड़ा है। सिंपल सा मीनिंग है कि हमें ये लगता है कि ये मोहन हमें 10,000 रुपये फ्यूचर में देगा, इसलिए हमारी एसेट्स में है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा एक ट्रांजैक्शन हुआ था, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये हुआ कि मोहन एसेट्स में खड़ा है और एक इनकम जो है वो हमने हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दी। ये पहली बार जब ये ट्रांजैक्शन घटित हुआ था उसका नेट रिजल्ट है। अब अचानक से हमारे पास में ये सूचना आई कि ये जो मिस्टर मोहन है ये अब व्हाट एवर रीजन वो भाग गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बिजनेस में लॉस हो गया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कंक्लूजन ये है कि राइट नाउ हम ये संतुष्ट हो चुके हैं कि भी जो मोहन है वो पैसा देने वाला नहीं है, ये पैसा बैड डेब्ट्स हमारी बुक्स में हो गया है, ये पैसा बैड डेब्ट्स हो गया है। ये हमें उस वक्त की परिस्थितियों ने ये बता दिया है, उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस से हमें ये यकीन हो गया है कि भैया ये मोहन जो है अब पैसा देने वाला नहीं है। तो हमें जर्नल एंट्री मिली कि मोहन से 10,000 रुपये बाकी है, ही डिक्लेयर एज इंसोलेंट और वी हैव नो होप फॉर रिकवरी। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि उससे कुछ भी रिकवर होने वाला है। तो अब इस स्थिति में मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। देखिए, अगर मुझे ये सूचना मिलती है, मैं ट्रांजैक्शन को नोट कर लेता हूं कि अगर ये मुझे सूचना मिलती है कि मोहन से अगर ये मुझे सूचना मिलती है कि मोहन से उधार डूबत हुआ, साथ में ट्रांजैक्शन के अंदर रुपीज जो इन्वॉल्व है वो भी लिख रखा है, तो मान लीजिए वो अमाउंट था 10,000 रुपये। मुझे ट्रांजैक्शन को देखते ही पहला जो मेरा काम है वो ये है कि उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में एंट्री देनी है। तो एक जो है मेरा मोहन है और एक मेरा डूबत ऋण हुआ जिसको मैंने वर्ड यूज किया बैड डेब्ट्स। ये दो अकाउंट मुझे मिल गए। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन मिले पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करो जिनको की बुक्स में लेके आना है। ठीक है, मैंने पी&एल और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की स्थिति क्यों बताई अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं मोहन की। फिलहाल मैं इस ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना चाहूंगा। तो मॉडर्न अप्रोच में देखिए, जो मोहन अकाउंट है, दो अकाउंट है मेरे पास। पहला अकाउंट मोहन का अकाउंट मिला, पहला जो अकाउंट मिला मुझे वो मिला मोहन का अकाउंट। तो मोहन का अकाउंट मॉडर्न अप्रोच में कौन सा अकाउंट है। तो देखिए, मोहन का अकाउंट वर्तमान में हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में खड़ा है। बात समझिएगा मेरी बात। तो मोहन का जो अकाउंट है वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में खड़ा है
और यहां पे मैंने आपसे कहा कि जब भी आप मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट आइडेंटिफाई कर लो, अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कर लो, आप उसके नीचे उसका नेचुरल बैलेंस लिख दीजिए। और एसेट्स का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट का होता है, ये हमें पता है। और अगर इस नेचुरल बैलेंस के फेवर में काम हो रहा है, अगर ये नेचुरल बैलेंसेस इंक्रीज होंगे तो इस स्थिति में हम उसे फर्दर डेबिट करेंगे, परंतु अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। देखिए मोहन का जो अकाउंट है वो 10,000 रुपए से हमारी बुक में खड़ा है और अभी हमें ये पता चल गया कि ये मोहन जो है हमें पैसा देने वाला नहीं है। तो जो मेरी एसेट्स है उसका जो बैलेंस है वो नेचुरली क्या होने वाला है, 10,000 रुपए से मुझे डाउन करना पड़ेगा। और अगर मुझे डाउन करना पड़ेगा इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं सेकंड नंबर जो अकाउंट था वो था मेरा बैड डेब्ट्स का अकाउंट। बैड डेब्ट्स के अकाउंट का नेचर मैंने कहा एक्सपेंसेस और लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। ये अकाउंट हो गए हमारे एक्सपेंसेस और लॉस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। इनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो भी हमेशा डेबिट होते हैं। तो वो सभी ट्रांजैक्शन जिनसे इनके बैलेंस अगर इंक्रीज होंगे, इनके नेचुरल बैलेंस अगर इंक्रीज होंगे तो ऐसी स्थिति में मैं इनको डेबिट करूंगा, परंतु इसके अगेंस्ट में हो गया यानी कि खर्चे कम हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं उसे क्या करने वाला हूं, क्रेडिट करने वाला हूं। चूंकि मुझे बैड डेब्ट्स हुआ है, मुझे लॉसेस हुआ है, यानी कि मेरे लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, नेचुरल बैलेंस डेबिट है, तो मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। तो ये मैंने डिसीजन ले लिया कि भैया इस ट्रांजैक्शन में मुझे बैड डेब्ट्स को डेबिट करना है और मोहन को क्रेडिट करना है। अब नेट इफेक्ट देखिए क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का। नेट इफेक्ट ये होने वाला है, पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं कि भैया इसकी एंट्री क्या होगी। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होने वाली है, देखिए डेबिट करना है बैड डेब्ट्स को, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री लिखूंगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। मान लीजिए 10,000 में से कुछ भी नहीं आया तो मुझे 10,000 रुपए डेबिट में लिखने हैं और साथ ही साथ मुझे 10,000 रुपए क्रेडिट में लिखने हैं। तो जब मैं ये एंट्री करूंगा तो इसका मेरी बुक्स में नेट इफेक्ट क्या होने वाला है ये जरा समझते हैं। तो देखिए मोहन जो बैड डेब्ट्स वाला अकाउंट है वो हमेशा जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो दो तरह के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दो तरह के हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक P&L और ट्रेडिंग वाला और एक हो गया हमारा बैलेंस शीट। इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए नेट इफेक्ट क्या रहता है, जो मेरा बैड डेब्ट्स है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जाएगा। यहां मैं 10,000 रुपीज लिखूंगा। तो देखिए ट्रांजैक्शन के अंदर जब मेरी सेल हुई थी उस वक्त मैंने मेरी इनकम को क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज से इंक्रीज किया था। जब ये ट्रांजैक्शन पहली बार हुआ था, मान लीजिए जब माल हमने बेचा था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हमारी जो इनकम साइड है उसको 10,000 से इंक्रीज किया था। अब उसने जब पैसा दिया ही नहीं तो इनकम किस बात की, तो मैंने इसके अगेंस्ट में वापस डेबिट कर दिया। हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर मेरा बदल गया हो, बैड डेब्ट्स हो सकता है ये जो माल जो बेचा था मैंने, हो सकता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ था और बैड डेब्ट्स इस साल हुआ है, कोई बात नहीं। नेट क्या हो रहा है, आपने 10,000 रुपए से आपका रेवेन्यू इंक्रीज किया था, वो रिकवर नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में आपने बैड डेब्ट्स कर दिया, यानी कि
आपने सही प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करने वाली एंट्री कर दी, चाहे आपका अकाउंटिंग ईयर बदल गया हो या सेम अकाउंटिंग ईयर हो। तो ये हमने जो इनकम दिखा दी थी उसको वापस लॉस डिक्लेयर कर दिया। और बैलेंस शीट के अंदर क्या हुआ देखिए, जो हमारी डेटर्स थी, डेटर्स की लिस्ट थी, इसमें ये मोहन खड़ा था 10,000 रुपीज से। हमें ये यकीन हो रहा था कि ये एसेट्स हमेशा क्या होना चाहिए, रिलाइजेबल सिचुएशन होना चाहिए। अगर कोई एसेट्स के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो डेफिनेटली आप श्योर होने चाहिए कि भैया ये पैसा हमें आएगा, ये हमारी संपत्तियां है। पर चूंकि हमें श्योर थे कि ये पैसा नहीं आने वाला है तो यहां मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको लेजर पोस्टिंग के टाइम में सिखाऊंगा कि कैसे अकाउंट का बैलेंस जीरो होगा, यानी कि अब मोहन आपका एसेट्स के रूप में खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि मोहन का बैलेंस जीरो हो गया और जो इनकम थी वो भी आपने सही कर दी। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया व्हाइल इन सिचुएशन ऑफ बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यही बैड डेब्ट्स की एंट्री अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड में करूं। देखिए, कई बार कई प्रश्नों के जवाब आपको ट्रेडिशनल मेथड में सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एडिशनल रूल बताए थे कि भी आपको और अच्छे से समझने के लिए एडिशनल रूल नंबर 1, 2 और 3 फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिए आपको यूज करने हैं। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके साथ साथ कुछ और थ्योरी जिनको मैंने डिटेल में बताया था पहले भी, उनको भी फिर से यहां रिवर्स वापस समझाते हुए, ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को नोट कर रहा हूं। कैसे मैं नोट कर रहा हूं? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड में इस ट्रांजैक्शन को करता तो मैं कैसे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, ये मैं देखता हूं। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, मोहन से बैड डेब्ट्स हुआ। तो यहां पहला जो अकाउंट है वो तो मेरा मोहन का अकाउंट है, दूसरा जो अकाउंट है मेरा बैड डेब्ट्स का अकाउंट है। इस बात में कोई दो राय नहीं। बैड डेब्ट्स का जो अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट हो गया मेरे लिए? वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। और जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अंदर गोल्डन रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट क्या कहते हैं कि खर्चे को, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कीजिए, इनकम या रेवेन्यू को आप क्रेडिट कीजिए। ये रूल हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चूंकि बैड डेब्ट्स जो है हमारे बिजनेस के लिए डेफिनेटली लॉसेस की बात करता है, खर्चे की बात करता है, इसके लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु मैं बात करूंगा अगर मोहन की, तो मोहन का जो अकाउंट है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर की पोजीशन में होता है तो मैं उससे डेबिट करता हूं, और अगर वो गिवर की पोजीशन में है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूं। अब सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रश्न कि सर मोहन ने तो कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसे क्रेडिट क्यों करें? तो यहां हमें, जब मोहन के अकाउंट को आप डेबिट बैलेंस ऑलरेडी बुक्स में है, बात समझना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मोहन बैड डेब्ट्स का जो ट्रांजैक्शन है कभी भी बुक्स में पहला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपको पता है कि भैया ये पैसा देने वाला नहीं है तो आप उसे उधार क्यों माल में बेचोगे? तो पहले एक ट्रांजैक्शन हो चुका था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मोहन का वर्तमान में हमारी बुक्स में डेबिट का बैलेंस है, याद रखना। और डेबिट के बैलेंस को मुझे अगर जीरो करना है तो केवल तभी कर सकता हूं जब मैं उसको क्रेडिट कर दूं उतने अमाउंट से। मीनिंग जो समझना है, रटना नहीं है। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको कहा था कि हमारी बुक्स के अंदर, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था जहां पे मैंने रियल अकाउंट के कुछ एग्जांपल दिए थे,
रियल अकाउंट के अंदर मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया था। मैं फिर से आऊंगा ऊपर वाले पॉइंट में, पर पहले आप इस कंसेप्ट का रिकैप कीजिए। मैंने आपको कहा था कि हमारी बुक्स के अंदर अगर रियल अकाउंट होते हैं उसके अंदर व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, ये जो सिचुएशन है कि कोई भी एसेट्स का आना या एसेट्स का जाना, तो हम इसका जो आना और जो जाता है उसको दो बातों से समझते हैं। एक तो हम उसका फिजिकली मूवमेंट समझते हैं, एक तो हम उसका फिजिकली मोमेंटम पकड़ते हैं। प्लस अगर फिजिकल मोमेंटम कई बार नहीं होता है और उसकी वैल्यू फिजिकल के साथ साथ हम उसकी वैल्यू के मूवमेंट को भी, वैल्यूएशन के मूवमेंट को भी कम्स इन और कम्स आउट ही मानते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आप प्रीवियस वीडियो देखिए जहां मैंने आपके फिक्स एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाया था। फिक्स एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने आपसे यह कहा कि यहां पे हम हमारी जो एसेट्स है अगर फिजिकली गोज आउट होती है, बेच देते हैं, तो है ही, गोज आउट ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मशीन तो यहीं पड़ी है, सिर्फ उसकी वैल्यू घट जाती है, तो भी हम उसको गोज आउट ही ट्रीट करते हुए क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीन वहीं खड़ी है परंतु काम लेने की वजह से उसकी वैल्यू में घसावट आ गई, आपने एंट्री की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो क्या इस स्थिति में मशीनरी आपके यहां से कहीं गई है? मशीनरी का फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी वैल्यू का मूवमेंटम डाउन साइड से हो गया, इसके लिए हमने उसे क्रेडिट किया। तो एसेट्स के लिए मैंने कहा फिजिकली मोमेंटम के साथ साथ अगर उसका वैल्यू का मोमेंटम अप और डाउन होता है, अप होता है तो हम इन मानेंगे, कम इन वाली सिचुएशन होगी, और अगर वैल्यू डाउन होती है तो हम गोज आउट वाली स्थिति मानेंगे। मैंने कहा था अगर मशीनरी के अंदर कोई बड़ा इक्विपमेंट अगर आपने लगाया जिसकी वजह से मशीनरी की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो मशीन तो वही है, उसी जगह पे है, कहीं नहीं गई, फिर भी मशीनरी अकाउंट डेबिट किया क्योंकि वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई। बार बार क्यों समझा रहा हूं? मेरा मीनिंग यह है कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर कम इन का मतलब होता है चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वैल्यू इंक्रीज की बात हो, दोनों ही एक ही ट्रीटमेंट है। गोज आउट का मीनिंग चाहे फिजिकली आउट हुई हो या वैल्यू डाउन कर दो तो भी गोज आउट ही माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी बुक्स के अंदर जब अब हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर आपकी उसकी वैल्यू जो है वैल्यू को डाउन कर देते हो तो गिवर की पोजीशन ही समझी जाएगी। आपकी बुक्स में जो मोहन है वो 10,000 रुपीज से, मोहन जो है वो 10,000 से ऑलरेडी डेबिट है, और अगर आपको उसकी वैल्यू डाउन करनी है तो ऐसी स्थिति में उसे गिवर की पोजीशन में ही ट्रीट समझेंगे। ये एज्यूम करेंगे कि मोहन ने वो पैसा दे दिया, एजम्पशन करेंगे, ठीक है, एजम्पशन करेंगे कि मोहन ने वो पैसा दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर भी फिजिकली रिसीव और फिजिकली गिवर के साथ साथ वैल्यू के साथ हम चलेंगे। वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां हम उसको रिसीवर की सिचुएशन में मान लेंगे। कई बार नहीं देते हुए भी हम ये ट्रीट करेंगे कि उसने दे दिया, गिवर की पोजीशन में ट्रीट कर लिया, क्योंकि यहां पे मोहन से हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये पैसा आने वाला नहीं है, तो हमें मोहन के अकाउंट को चूंकि जीरो करना है, हमारी बुक्स में नहीं रखना है, इसके लिए मैंने उसको गिवर की पोजीशन ट्रीट करते हुए क्रेडिट कर लिया। तो मोहन जो है मुझे क्या करना है,
मुझे क्रेडिट करना है। अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक मैंने कहा ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मुझे कंपेटिवली ज्यादा समझ में आई, इसके लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन को कराने की होती है। परंतु चूंकि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुक्स स्कूल के अंदर ट्रेडिशनल मेथड से ही कराना लोग कराते हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ट्रेडिशनल से सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन को आपको मॉडर्न अप्रोच से भी क्लियर करूंगा। आपको जो अप्रोच दोनों में सही लगे उस अप्रोच से आपको चलना है, रटना नहीं है। देखिए हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमारी जो अकाउंटिंग है इज आर्ट एज वेल एज साइंस। और साइंस का मीनिंग ये, इस सब का टॉपिक को मैं आपको बेसिक जनरल पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे हमारी जो अकाउंटिंग है इज आर्ट, और कैसे हमारी जो अकाउंटिंग है वो आर्ट कैसे है, हमारी जो अकाउंटिंग है वो साइंस भी है, और अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। तो आर्ट कैसे हुई हमारी अकाउंटिंग, साइंस कैसे हुई। साइंस का मतलब ये होता है जहां आपको प्री डिफाइंड रिजल्ट मिलता है, जहां आपको एक फिक्स प्रोसेस मिलता है कि भैया इस प्रोसेस से चलोगे तो ये रिजल्ट आएगा। यहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, मैं स्विच बंद करूंगा लाइट बंद हो जाएगी, ये प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है, ये काम करूंगा तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो हमारी अकाउंटिंग भी एक साइंस है। साइंस के अंदर हर सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों डेबिट करना है, किससे डेबिट करना है, और उस रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप फॉलो करोगे, परफेक्टली समझते हुए फॉलो करोगे, तो आपको एक प्री डिफाइंड रिजल्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे। गलत केवल तभी मिलेंगे जब आपने इनपुट्स को सही ट्रीट नहीं किया है। डिटेल में समझेंगे आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसके अंदर। फिलहाल देखिए ऐसी स्थिति में मुझे जो एंट्री करनी है वो मैंने आपको कही। मैंने एंट्री क्या की, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। इस एंट्री को चाहे मैं मॉडर्न अप्रोच से करूं, चाहे मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आया उस तरीके से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। अगली परिस्थिति मैंने आपसे कही जहां पे बैड डेब्ट्स अगर रिकवर हो जाता है, तो अगली स्थिति है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब देखिए अब क्या हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवरी मतलब ये हुआ, ये हमारा हो गया तीसरा ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने ये कहा कि पहला ट्रांजैक्शन हमेशा वो होता है जब हम पार्टी को उधार माल देते हैं या उधार पैसा देते हैं। तो एक जो एंट्री थी, पहली एंट्री थी वो थी मोहन अकाउंट डेबिट। बात समझना, ये क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं। पहली अकाउंटिंग एंट्री थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और दूसरी एंट्री में हमें ये यकीन हो गया था कि मोहन से पैसा तो आने वाला नहीं है। तब जब मोहन से पैसा नहीं आने वाला था तो हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया था, हमने बैड डेब्ट्स नाम से एक अकाउंट खोला, हमारे P&L के अंदर उसको खर्चा ट्रीट कर लिया और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये दो ट्रांजैक्शन पहले ही हो चुके हैं हमारी बुक्स में। जिस तरह से मैंने कहा था बैड डेब्ट्स कभी भी पहला ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसी तरह से बैड डेब्ट्स रिकवरी कभी दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, ये हमेशा तीसरा ट्रांजैक्शन होगा। तीसरा ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये हुआ कि बैड डेब्ट्स रिकवरी केवल तभी और तभी मानते हैं हम बुक्स में जब हमारी बुक्स में मोहन नाम का या उस पर्सन का अकाउंट मौजूद ही नहीं है। देखिए मोहन को डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट कर दिया। अगर हमारी बुक्स में हमने मोहन को जीरो नहीं किया है, याद रखना अगर मोहन का हमारी बुक्स में 10,000 से बैलेंस खड़ा है तो वो कभी भी बैड डेब्ट्स रिकवरी नहीं कहलाती है, वो कभी भी बैड डेब्ट्स रिकवरी नहीं कहलाती होगी, वो सिंपल डेटर्स से कलेक्शन कहलाएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
जिनसे आप उधार माल मांगते हो, उधार पैसा मांगते हो, उनसे आपने कलेक्ट किया। बैड डेब्ट्स रिकवरी शब्द केवल और केवल उस स्थिति में आएगा जब आपने पहले उस अकाउंट को आपकी बुक्स में जीरो कर दिया है, यानी कि सेकंड ट्रांजैक्शन घटित हो चुका है। अब दुविधा ये आने वाली है कि मोहन का अकाउंट हमारे पास है ही नहीं और वहां से हमें पैसा आया है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ये जरा समझते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो समझ के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई भैया हमें बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो मैं इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। मोहन से, जो मोहन पर्सन था उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मोहन से बैड डेब्ट्स रिकवरी हुई। चलिए भैया यही ट्रांजैक्शन हो गया जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मोहन से बैड डेब्ट्स रिकवरी हो गई, यानी कि अब मुझे 3 अकाउंट मुझे यहां दिख रहे हैं जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में लाना है। एक तो मोहन है, एक बैड डेब्ट्स रिकवरी है, एक डेफिनेटली कैश का अकाउंट होगा जिसके फॉर्म में मेरे पास पैसा आया है। बात करेंगे सबसे पहला अकाउंट मोहन का अकाउंट। चलिए मोहन का अकाउंट, एक तो अकाउंट मोहन का है, दूसरा जो अकाउंट है वो है बैड डेब्ट्स का, और जो तीसरा अकाउंट है वो है नकद का अकाउंट। मैं पहले इस समस्या को मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करूंगा। मैंने कहा मुझे मॉडर्न अप्रोच बहुत पसंद है क्योंकि वहां मुझे इजीली एजम्पशन बेस्ड काम नहीं है, मुझे आराम से हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो बैड डेब्ट्स जो है मेरे एक्सपेंसेस या लॉसेस को, सॉरी बैड डेब्ट्स नहीं है, बैड डेब्ट्स रिकवरी शब्द है, बैड डेब्ट्स रिकवरी वर्ड हुआ यहाँ पे, बैड डेब्ट्स रिकवरी हो गई। तो देखिए क्या हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवरी जो है मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया रेवेन्यू एंड इनकम को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट, सोर्स ऑफ फंड वाले अकाउंट। सोर्स ऑफ फंड के जितने भी अकाउंट होते हैं उनके नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, यानी कि जहां जहां हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा मैं उसे फर्दर क्रेडिट करूंगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है भैया, बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो मैं इसे फर्दर क्रेडिट करूंगा। इस बात में मुझे अब कोई दो राय नहीं है। बात करूंगा नकद की, तो नकद का जो अकाउंट है वो मेरा क्या कौन सा अकाउंट है, ये मेरे लिए हो गया एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, और एसेट्स के नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर ये बैलेंसेस इंक्रीज होंगे, अगर ये बैलेंस इंक्रीज होने वाले हैं तो मैं इसको फर्दर क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो दो बातों के तो जवाब हमें मिल गए। अब बात करेंगे मोहन का अकाउंट कि मोहन के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए जो मोहन का अकाउंट है, एडिशनल रूल अंडर मॉडर्न अप्रोच। मैंने आपसे कहा था कि मॉडर्न अप्रोच में जब भी कोई आप एंट्री कर रहे हो, अगर मॉडर्न अप्रोच में आपको कोई भी पर्सनल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है, कोई भी पर्सन का नाम मिलता है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नाम मिलता है, तो हमेशा आपको यह सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इस पर्सन के साथ में क्या फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, या तो एसेट्स की रिलेशनशिप क्रिएट होगी और या लायबिलिटी की रिलेशनशिप क्रिएट होगी। यानी कि जब किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन का फलस्वरूप रिजल्ट ये होगा कि या तो वो पर्सन हमसे पैसा मांगेगा या हम उससे पैसा मांगेंगे। ऐसी रिलेशनशिप अगर क्रिएट होती है तो उस अकाउंट को मैं बुक्स में लाता हूं,
परंतु अगर ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो तो मैं उसको मेरी बुक्स में कभी भी नहीं लेके आऊंगा। तो मोहन जो है, इस ट्रांजैक्शन से पहले ये बताइए, क्या आपकी बुक्स में है, क्या पास्ट की कोई एसेट्स या लायबिलिटी है? नहीं है। था, पर हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री करके मोहन का अकाउंट जीरो कर दिया है भैया। यहां कंफ्यूज मत होना। या तो पास्ट की कोई रिलेशनशिप हो या फ्यूचर में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। तो पास्ट में आप रिलेशनशिप याद कीजिए, हमारा रिलेशनशिप का मतलब है हमारी बुक्स में उस अकाउंट का कुछ वैल्यू होना। मैंने कहा बैड डेब्ट्स तीसरा ट्रांजैक्शन होता है। तो दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, हमने मोहन का अकाउंट पहले से ही जीरो कर दिया है। पास्ट में हमारी बुक्स में कोई रिलेशनशिप अब नहीं है। हमारी बुक्स में मोहन का कोई बैलेंस नहीं है, न तो एसेट्स के फॉर्म में है न लायबिलिटी के फॉर्म में है। जब ये पैसा रिलेशन वापस आपको रिकवर हो गया, क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप क्रिएट होने वाली है? आप मोहन से मांगोगे, मोहन आपसे मांगोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मैं मेरे मोहन के अकाउंट को मेरी बुक्स में वहीं पे ही एलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा, आगे नहीं लेके आऊंगा। तो मुझे लेके क्या आना है, मुझे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी, टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो मेरी एंट्री मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी, और मोहन को मैं यहीं से ही हटा दूंगा, यहीं से ही टाटा बाय बाय कह दूंगा, उसको आगे कैरी नहीं करूंगा। ये मैंने समझा अंडर मॉडर्न अप्रोच। अगर मैं इसी को ट्रेडिशनल मेथड से बात करूंगा तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, यहां जो मोहन का अकाउंट मिला मुझे, सबसे पहले अकाउंट मिला मोहन का, एक मेरे लिए मोहन का अकाउंट हो गया, एक मेरे लिए बैड डेब्ट्स रिकवरी वाला अकाउंट हो गया, और तीसरा जो अकाउंट था वो नकद का अकाउंट मिला। बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात करूंगा तो बैड डेब्ट्स रिकवरी जो है वो मेरे लिए हो गया कौन सा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, जब भी खर्चा, एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करोगे आप डेबिट कीजिए, परंतु इनकम या रेवेन्यू की बात करोगे तो आपको उसे क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे एक इनकम हो रही है, मेरे बिजनेस में एक इनकम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं बैड डेब्ट्स रिकवरी को क्रेडिट करूंगा। ये मुझे जवाब मिल गया। दूसरा जो अकाउंट है वो मेरा है नकद का अकाउंट। नकद का जो अकाउंट है वो मेरे रियल नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन, कम्स वाली स्थिति होगी या गोज आउट वाली स्थिति होगी। तो चूंकि पैसा रिकवर हुआ है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा मेरे यहां आया होगा। इसके लिए मैं इस अकाउंट को डेबिट करने वाला हूं अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड। और जो मोहन का जो अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है वो है कौन सा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बात होती है रिसीवर की और गिवर की। यहां पे मोहन से पैसा रिकवर हुआ तो मोहन डेफिनेटली क्या हो गया, मोहन जो है वो गिवर की पोजीशन में है, यानी कि वो दावेदारी करता है क्रेडिट होने के लिए। मोहन कहता है मुझे क्रेडिट कीजिए, परंतु आपको याद करना है एडिशनल रूल नंबर 1। एडिशनल रूल नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी नॉमिनल अकाउंट का, कभी भी नॉमिनल अकाउंट का अगर पर्सनल अकाउंट के साथ में क्लैश हो, क्योंकि बैड डेब्ट्स रिकवरी कहता है कि मुझे क्रेडिट कीजिए, मोहन कहता है मुझे क्रेडिट कीजिए, तो कभी भी नॉमिनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ में क्लैश होता है, हम पर्सनल अकाउंट को कभी भी हमारी बुक्स में कैरी नहीं करेंगे। एंट्री क्या हो गई देखिए हमारे लिए, एंट्री हो गई हमारे लिए, एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है आप डेट जरूर लिखिएगा,
अमाउंट जैसे मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन में 10,000 इन्वॉल्व है, पूरा पैसा रिकवर हो गया, तो हमें अमाउंट भी लिखना है, नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवरी फ्रॉम मोहन। तो ये नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना, ये हमारा फंडामेंटल पार्ट हो गया कि हमें बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी की एंट्री किस तरह से करनी है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांजेक्शन कहता है, देखिए बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवरी, और यहां पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है पास द फॉलोइंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए भैया, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सबसे पहला क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ये जो मोहन है वो मुझे कहेगा सर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या करें भैया, आपका नाम ही इतना अच्छा है। ठीक है, तो मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम हीज डिविडेंड फ्रॉम हीज ऑफिशियल रिसीवर, उसके बिहाफ पे जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है, मींस अगर वो दिवालिया होगा तो गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर दिए होंगे, उसके तहत उसकी एसेट्स को बेच के रिकवरी हमने की होगी, पर उस पार्ट में नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है कि उसके यहां से जो 5,000 रुपए का ड्यू था हमारा, उस ड्यू के अगेंस्ट में ओनली 50 पैसा ही आया है। ओनली देखो 50 पैसा इन अ रुपीज अगेंस्ट अ बैड डेब्ट्स, अगेंस्ट अ डेब्ट ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए हम उससे मांगते थे, 5,000 के अगेंस्ट में 5,000 रुपए देखिए हम उससे मांगते थे, इसके अगेंस्ट में 2,500 तो नकद में हमें मिल गया, हमने जैसे तैसे रिकवर कर लिया, और 2,500 थे अब वो रिकवर नहीं होने वाले हैं, तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए कि भैया ये हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। हमारा काम क्या है, हमारा काम है ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करना, जिनको की बुक्स में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अकाउंट मिला मोहन का मिला, दूसरा जो है वो नकद का अकाउंट मिला, रिसीव्ड हुआ ना, ये नकद कैश का अकाउंट हुआ, और तीसरा अकाउंट हो गया बैड डेब्ट्स का अकाउंट, जिसने हमें यकीन हो गया कि भैया इतना पैसा तो नहीं आने वाला है। और एक बार जब अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमें जरा भी समस्या नहीं आने वाली है कि भैया आगे क्या होने वाला है। अकाउंट कौन सा मिला, पहला अकाउंट मिला मोहन। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला अकाउंट जो मिला मुझे वो मिला मोहन का अकाउंट। चलिए, एक तो मिला मोहन का अकाउंट, मोहन के अकाउंट के अंदर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, देखिए 5,000 रुपए, 2,500 रिकवर हो गए, और 2,500 हमने मान लिए कि रिकवर हो गए, उसका अकाउंट जीरो करना है ना, बैड डेब्ट डिक्लेयर हो गया। तो अब मैंने फंडामेंटल पार्ट को फिर बहुत अच्छे से रिपीट कर दिया है, अब हर बार हर क्वेश्चन पे रिपीट नहीं करूंगा। तो मोहन का जो अकाउंट है वो 5,000 रुपए से इफेक्ट होने वाला है, ये एक नंबर। दूसरा जो अकाउंट है वो है नकद का अकाउंट, जो हमें रिसीव हुआ वो है 2,500, और तीसरा जो अकाउंट है वो हो गया बैड डेब्ट्स का अकाउंट 2,500, जो अमाउंट हमें यकीन हो गया कि भैया ये हमारा लॉसेज है, अब ये पैसा जरा भी आने वाला नहीं है। बात करेंगे मोहन, मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या होता है जरा याद कर लीजिए, अगर मोहन रिसीवर की पोजीशन में होगा तो मोहन को मैं डेबिट करूंगा, परंतु मोहन अगर वो गिवर की पोजीशन में हुआ मैं मोहन को डेफिनेटली क्रेडिट करने वाला हूं। यहां पे क्या परिस्थिति है, 2,500 मोहन ने दे दिए और बाकी मैंने एज्यूम कर लिया कि दे दिए, यानी कि मोहन के अकाउंट को मुझे अब तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। सेकंड नंबर जो मेरा अकाउंट है वो मेरा अकाउंट है रियल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, वो है मेरे लिए रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन
जब ये आते हैं तब इन्हें हम डेबिट करते हैं। तो व्हाट कम्स इन वाली स्थिति होती है या होती है गोज आउट वाली स्थिति। तो यहां पे भैया पैसा हमें मिला है, कम्स इन वाली स्थिति हुई तो मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। 2500 रुपीज मुझे रिसीव हुआ है। बात करूंगा बैड डेब्ट्स का अकाउंट। जो बैड डेब्ट्स का अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, वो मेरे लिए हो गया नॉमिनल नेचर का अकाउंट। नॉमिनल नेचर का अकाउंट, और नॉमिनल का रूल क्या होता है, या तो ये खर्चे या लॉसेस की बात करेंगे या ये अकाउंट इनकम या रेवेन्यू की बात करेंगे। मेरे यहाँ पे हमें यकीन हो गया है कि ये 2500 डेफिनेटली हमारा लॉस है। जब लॉस है तो हमने इसे करना है डेबिट। एंट्री क्या मिली मुझे, 2500 से कैश अकाउंट डेबिट, 2500 से बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और 5000 रुपए इसके सामने हमने मोहन को क्रेडिट करना है। तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेता हूं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन में मेरी एंट्री क्या हुई, देखिए मेरी ट्रांजैक्शन में एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2500 में डेबिट वाले कॉलम में लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगेन ये भी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500 टू अब दोनों मिलके, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो मोहन का क्रेडिट होने वाला है तो 2 मैंने लिखा मोहन। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, दोनों मिला के। देखिए आपको समझना है कि अगर कहां अकाउंट का क्लैश होता है और एक अकाउंट को रिमूव करना है और कहां कंपाउंड एंट्री होती है, यह फर्क आपको जब समझ में आ गया उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एक ही अमाउंट के लिए 2 अकाउंट फाइट करते हैं, याद रखना एक ही अमाउंट है जिसके लिए 2 अकाउंट फाइट कर रहे हैं। मोहन कहता है, एग्जांपल लीजिए, एक अकाउंट कहता है मुझे डेबिट करो 5000 से, दूसरा कहता है मुझे करो 5000 से, और क्रेडिट में एक ही अकाउंट है। वो कहता है चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इतने अमाउंट से क्रेडिट होता है। ये होता है क्लैश, एक अकाउंट को रिमूव करना पड़ेगा। इसने कहा 2500 से मुझे डेबिट करो, इसने कहा 2005 से मुझे डेबिट करो, इसने कहा 5 मुझे क्रेडिट कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये क्लैश नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, जिसका कंसेप्ट हम हमारे फंडामेंटल पार्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अभी भी वो वीडियो रीड नहीं किए हैं तो जल्दी से फंडामेंटल पार्ट के वीडियो पहले रिव्यू कर लीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग ओनली 50% अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, ये हमारा नरेशन हो गया। ट्रांजैक्शन की डेट जो है वो जरा भी नहीं भूलनी है, 1 अप्रैल 2022। बात करेंगे, लाइन खींच देंगे, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बात करेंगे। बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है ये देखिए। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है भैया 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अब भैया मोहन का पीछा छोड़ दिया, अब आगे मिस्टर रमेश। तो एक अकाउंट तो रमेश आ गया और नॉट रिकवरेबल मतलब हमारे लिए हो गया बैड डेब्ट्स वाली स्थिति। 8000 रुपए रमेश से मांगते थे, रमेश ने मना कर दिया कि भैया कुछ नहीं है, और हमें ये यकीन हो गया अब ये पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना अब पैसा नहीं आने वाला है तो इसको बैड डेब्ट्स ट्रीट करके हमारी बुक्स में इस अकाउंट के बैलेंस को नील कर देते हैं। अकाउंट कौन सा मिला, एक मिला रमेश का अकाउंट और दूसरा मिला बैड डेब्ट्स का अकाउंट। रमेश का अकाउंट कौन सा है, रमेश का अकाउंट हमारे लिए हो गया पर्सनल नेचर का अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, रिसीवर को डेबिट करो
और गिवर को क्रेडिट करो, तो यहां मैंने आपको सिखाया कि जो रमेश का अकाउंट है हम ये एज्यूम करेंगे कि उसने पैसा दे दिया, वो गिवर की पोजीशन में है, क्योंकि हमें उसका अकाउंट बैलेंस में हमारे अकाउंट से हटाना है। ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके लिए इस अकाउंट को मैं क्रेडिट करने वाला हूं। बात करूंगा बैड डेब्ट्स का अकाउंट। जो बैड डेब्ट्स का अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपने फंडामेंटल पार्ट अच्छे से समझ लिया है, किसी भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने में जरा भी तकलीफ नहीं आने वाली है। नॉमिनल अकाउंट हमेशा बात करते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस की, इनकम या रेवेन्यू की बात करेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट्स भैया मेरे लिए लॉसेस है, और बैड डेब्ट्स अगर मेरे लिए लॉसेस है तो मैं उसे क्या करने वाला हूं, मैं उसे डेबिट करने वाला हूं। तो इसको मैं करूंगा डेबिट। एंट्री मिल गई मुझे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश है ना? हाँ भैया रमेश है। ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या की, मैंने एंट्री की बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मेरा जो पर्सन है उसका नाम है रमेश, और 8000 से मुझे करना है रमेश के अकाउंट को डेबिट, और 8000 से मुझे रमेश के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट है भैया 2 अप्रैल 2022, बीइंग अमाउंट नॉट रिकवरेबल। ओके, अमाउंट नॉट रिकवरेबल। ठीक है भैया, ये पैसा हमें रिकवरेबल नहीं है, ये हम संतुष्ट हो गए, ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। बढ़ जाएंगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। क्या कहता है देखिए, हमारा अगला ट्रांजैक्शन तारीख जो है वो 3 तारीख है। 3 तारीख का ट्रांजैक्शन जरा देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए, श्याम हु ओन्स ₹15,000 बिकम इंसोलेंट एंड 50% इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज स्टेट। श्याम जो है उससे 15,000 रुपए बाकी है और उससे केवल 50% ही अमाउंट रिकवर होगा। तो पहला अकाउंट जो मिला लगभग वही ट्रांजैक्शन है जो हमें 1 तारीख का ट्रांजैक्शन था, बस मोहन की जगह श्याम आ गया भैया। तो श्याम का अकाउंट हो गया पहला मुझे मिल गया श्याम का अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट को क्या मिला, बिकम इंस्टॉलमेंट हो गया वो, और 50% पैसा रिकवर हुआ। एक मुझे नकद का अकाउंट मिल गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो मुझे कुछ बैड डेब्ट्स हो गया। ये मिल गए मुझे 3 अकाउंट जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। ठीक है, तो श्याम का अकाउंट, बैड डेब्ट्स का अकाउंट और नकद का अकाउंट। श्याम के अकाउंट के अंदर 15,000 रुपये इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे अकाउंट में श्याम का वर्तमान बैलेंस 15,000 रुपये है। उससे 50% पैसा ही रिकवर हुआ है, यानी कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज मैंने वहां से जैसे तैसे करके रिकवर कर लिए। बात करेंगे बैड डेब्ट्स की, तो बचा कुचा जो बैलेंस था उसका मुझे हो गया लॉस। ठीक है, रूल लगा दीजिए, श्याम जो अकाउंट है वो मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है और या वो गिवर की पोजीशन में होता है। हालांकि 7,500 ही गिवन दिए हैं, फिर भी 7,500 के लिए मैंने एज्यूम कर दिया कि उसने दे दिया। एज्यूम इसलिए किया कि मुझे उसका अकाउंट ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, अब मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। मॉडर्न अप्रोच से समझ लीजिए, डेबिट में एसेट्स अकाउंट है, ये एसेट्स के अकाउंट को वैल्यू को डाउन करना है। नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं, अब नेचुरल बैलेंस को डाउन करना है, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है, इसके लिए मैं से क्रेडिट करने वाला हूं। बात करूंगा फिलहाल मेरे पास दूसरा अकाउंट है बैड डेब्ट्स का अकाउंट, और बैड डेब्ट्स का जो अकाउंट होता है वो मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर या तो खर्चे की बात करेगा, लॉसेस की बात करेगा, इनकम या रेवेन्यू की बात करेगा। तो भैया अब आपको ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि बैड डेब्ट्स जो है बिजनेस के लिए कितना बड़ा लॉस होता है, और लॉस होता है तो उसको
आपको करना है डेबिट। बात करेंगे नकद के अकाउंट की, तो मेरा जो नकद जो कैश का अकाउंट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट है, या तो कम्स इन होगा, या तो मेरी बुक्स में ये आएगा, या गोज आउट होगा, मेरे यहां से पैसा जाएगा। तो बताइए भैया, आपने तो रिकवर किया है, रिकवर किया मतलब आपने पैसा आपके यहां आया होगा, तो मुझे इसे करना है डेबिट। तो 7500 से कैश अकाउंट डेबिट, 7500 से बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और मोहन का जो अकाउंट है वो 15,000 रुपए से क्रेडिट होने वाला है। किसी अकाउंट का क्लैश नहीं है, ये है मात्र कंपाउंड एंट्री। तो मैंने एंट्री क्या करनी है, मैंने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट 7500, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 7500, और मिस्टर श्याम का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होने वाला है 15,000 रुपए से। तो टू श्याम, ये हो गया मेरा 15,000 रुपये। ट्रांजैक्शन की जो डेट है 3 अप्रैल की डेट है, मैं वो लिखूंगा और जल्दी से बढ़ जाऊंगा मेरे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ रहा हूं मेरे अगले ट्रांजैक्शन, और अगले ट्रांजैक्शन की जो मेरी डेट है वो है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। ये मेरा ट्रांजैक्शन कह रहा है, देखिए, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ अर्लियर ईयर। पिछले सालों के अंदर कहीं ना कहीं आप मिस्टर सोहन से पैसा मांगते थे, पहले पैसा मांगते थे, फिर आपने बैड डेब्ट्स डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बैड डेब्ट्स आपसे रिकवर हो गया है। याद रखना, मैंने आपसे कहा था बैड डेब्ट्स रिकवरी शब्द केवल तभी आती है जब आपकी बुक में सोहन नाम का पहले से ही कोई अकाउंट मौजूद नहीं है। आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर या पिछले कुछ टाइम के अंदर उस अकाउंट का आपकी बुक्स में जीरो बैलेंस कर चुके हो, ये समझ के कि ये पैसा आने वाला नहीं है। तो बैड डेब्ट्स केवल और केवल उसी स्थिति में हम कहते हैं, अगर सोहन का अकाउंट मौजूद है तो उसे हम कहेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तब तो सोहन का अकाउंट बुक्स में डेफिनेटली आएगा। पर ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया कि मैं सोहन के अकाउंट को तो एंट्री नहीं देने वाला हूं। आ जाओ भैया, क्या अकाउंट एंट्री होगी, एक मेरा सोहन का अकाउंट मिला, चलिए मैंने एक अकाउंट सोहन को लिखा, एक जो मिला पहले आपने राइट ऑफ किए थे, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किए थे, उसमें से पैसा आया है, तो ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स रिकवरी वाला अकाउंट। चलिए बैड डेब्ट्स रिकवरी, ये मेरे लिए अकाउंट हो गया। और ये रिकवरी अब तो आश्वासन के रूप में नहीं हो सकता है, अब तो केवल तभी मानेंगे जब उसने चेक दिया है या कैश दिया है, ठीक है। तो तीसरा जो अकाउंट मिला वो मुझे नकद का अकाउंट मिला, जिसको कि मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। बात करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट्स रिकवरी मेरे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट, मेरे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने कहा या तो खर्चे की बात करेगा या इनकम की बात करेगा, एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करेगा, या इनकम या रेवेन्यू की बात करता है। तो यहां पे देखो, यहां पे बैड डेब्ट्स रिकवरी हुई है, लॉसेस की रिकवरी हुई है, लॉसेस की रिकवरी हुई। आपकी इनकम ट्रीट कीजिए या लॉसेस को डाउन पकड़ लीजिए। तो लॉसेस को कम होना भी हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, इनकम के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, या मेरे इनकम के हिसाब से मैं इसे क्रेडिट ट्रीट कर लूंगा। बात करेंगे नकद की, तो जो नकद वाला जो मेरा अकाउंट है वो अकाउंट मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट कहता है या तो
कम्स इन वाली स्थिति होगी, या तो कुछ आ रहा होगा या कुछ जा रहा होगा। तो आपको पैसा रिकवर हुआ है, तो जरा आप ये बताइए कि पैसा आया है या गया है। और अगर आया है तो आपको करना है डेबिट। बात करेंगे सोहन के अकाउंट की अंडर मॉडर्न अप्रोच। मैंने आपसे कहा था कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारा रिश्ता उस टाइम खत्म हो गया जब हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री पास की। तो पास्ट में कोई रिलेशनशिप थी नहीं और फ्यूचर में इस ट्रांजैक्शन की वजह से रिलेशनशिप होने वाली नहीं है। न तो हम इससे मांगेंगे न ये हमसे मांगेगा। इसके लिए मैं मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा था इस ट्रांजैक्शन के अंदर सोहन को मैं नहीं लेके आऊंगा। यहाँ पे मेरे लिए सोहन जो है वो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के साथ में गिवर की पोजीशन में है। पर भैया गिवर की पोजीशन में होने के लिए आप मेरे यहाँ क्रेडिट का दावेदारी तो कर रहे हो, पर क्रेडिट होने के लिए मेरे पास एक नॉमिनल अकाउंट ऑलरेडी है। तो एडिशनल रूल नंबर 1 ये कहता है अगर नॉमिनल अकाउंट का कभी भी पर्सनल अकाउंट के साथ क्लैश हो, आप पर्सनल अकाउंट को वहीं से ही कैंसिल कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अगले राउंड में सोहन जो है वो नहीं जा पाएगा। हमें अकाउंटिंग एंट्री क्या मिली? हमें अकाउंटिंग एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज डेबिट में लिखूंगा। टू मैंने लिखा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिकवरी। ठीक है, रिकवरी अकाउंट 10,000 रुपीज से। और ये अमाउंट कहां लिखूंगा मैं? क्रेडिट वाले कॉलम में। कॉलम का हेडिंग जो होगा बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। चलिए भैया काम चल जाएगा इतने लिखने से। बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवरी 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। नोट डाउन कर लीजिए ट्रांजैक्शन की डेट, जल्दी से ट्रांजैक्शन नोट कर लीजिए। बढ़ जाता हूं मैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, अगला कोई ट्रांजैक्शन नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जो डायरेक्टली लिंक कर रहा है हमारे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए।